दिवस व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के उपलक्ष्य में रखा गया है। सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कार्यक्रम का विषय आधुनिक युवा, भौतिक और आंतरिक संतुलन की तलाश है। हमारे बीच हमारी विभाग प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम मौजूद हैं। आज साथ ही विभाग के अन्य अध्यापक गण भी मौजूद हैं। हमारे बीच डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे, प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर ज्योति शर्मा, प्रोफेसर दर्शन पांडे, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजकुमारी, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर अशोक मीना, डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज, डॉक्टर तरुण गुप्ता, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर अरविंद कुमार और मैम मौजूद हैं। आप सभी का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। अब मैं परिचय कराना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम की वक्ता बी के रजनी जी का, जिसके लिए मैं साहित्य संगम के अध्यक्ष आशुतोष जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मीनाक्षी। पीके राजयोगिनी रजनी मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त छात्रा रही हैं। आप एनसीईआरटी तथा ईआईएल की ए ग्रेड नौकरी को छोड़कर देश की सेवार्थ आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। बीके राजयोगिनी जी रजनी मैम ने बाल्यकाल से ही भारत की आत्मा को पहचानने की अदम्य जिज्ञासा थी, जिस कारण उनका रुझान आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता चला गया। आगे चलकर इसी जिज्ञासा ने उन्हें भारत की महान परंपरा राजयोग की ओर उन्मुख किया। तब से लेकर अब तक राजयोगिनी जी रजनी मैम राजयोग का निरंतर अभ्यास कर रही हैं और दूसरों को भी सिखा रही है। वर्तमान में राजयोगिनी जी रजनी मैम 30 वर्षों से संपूर्ण समर्पित रूप से ब्रह्म कुमारी संस्था में अपनी सेवाएं दे रही है। ब्रह्म कुमारी संस्था की सहभागिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर भी है। आपको न केवल अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑफिसेज, संस्थाओं में विभिन्न विषयों पर संबोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में भी आपकी मदद ली जाती है। आपको आध्यात्म जैसे कठिन विषयों को सरलता से स्पष्ट करने में महारत हासिल है। धन्यवाद। अब मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर राजकुमारी मैम को। वो आए, वह हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें। मैम आप आमंत्रित हैं। मैम आपका म्यूट है। मैम आप म्यूट। माइक ऑन कीजिए मैम। अभी आई आवाज? यस मैम। जी हो सकता है हैंग हो रहा फोन, इसमें अनम्यूट दिखा रहा था मुझे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप इस कार्यक्रम में आए और अभी हम आपको सुनेंगे। इसको सुनने ये कार्यक्रम यथावत शुरू करने से सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर का, जिनके प्रिय निर्देशन में ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारी डिपार्टमेंट की प्रभारी डॉक्टर रुचिरा, वरिष्ठ टीचर दुबे सर, वीरेंद्र जी, विकास और दर्शन सर, इसी के साथ ज्योति मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद करने से पहले मैं थोड़ा सा मैं दीदी को सुनने से पहले इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझें, इसमें प्रवेश करें कि ये टॉपिक हमारे लिए आज क्यों जरूरी है ना, क्यों हमने इसी विषय को चुना, आधुनिक युवा, भौतिक और आत्मिक संतुलन की तलाश। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी अपनी एक बात रखूंगी कि अमेरिका के एक प्रमुख कवि हैं एडविन अर्निंगटन। 1897 में उनकी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट। उसमें एक कविता है रिचार्ड कोरी, है ना, जो कि हमें बीए में लगी थी रिचार्ड कोरी, और मुझे अभी भी याद है, मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगती है और मौजूदा दौर में ये कविता बहुत ही प्रासंगिक है। रिचार्ड कोरी जो कि बहुत अमीर है, युवा है और बहुत ही खूबसूरत है। उसको जब भी वो घर से निकलता है, लोग उसे ललचाई हुई नजरों से, लालसा भरी नजरों से
एक आइकन के, एक आइडल के रूप में देखते हैं। जहां से भी निकलता है लोग खुश होकर के उसका अभिवादन करते हैं और वो भी बहुत खुश होकर के सबसे बतियाता है। सभी को लगता है कि अगर हम विचार कोरी होते तो हम दुनिया में अमीरों से भी अमीर होते। और एक दिन विचार कोरी सबसे मिलता हुआ अपने कमरे में जाता है, बंदूक रखता है और अपने आप को मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो आप देखिए ये जो अमेरिका में 1897 में 1897 में एक जब कविता लिखी गई, भारत में युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन मौजूदा दौर को अगर आप देखें तो युवाओं में, भारत में भी फिल वक्त में कुछ आप 4-5 सालों के अगर डाटा उठा करके देखेंगे तो बहुत आत्महत्या की खबरें जो है हमें रोज सुनने को मिल जाती। यहाँ तक कि अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र भी आत्महत्या की स्थिति से गुजर चुके हैं। एनसीआरबी का डाटा है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है 2020 का, उसके अनुसार 11,396 बच्चे हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिनमें 5,392 लड़के हैं, 6,004 लड़कियां हैं ना। और इसका अगर आप रेशो निकालें तो लगभग एक दिन में 31 बच्चे, युवा आत्महत्या करते हैं। ये स्थिति। और इसके अलावा अगर आप हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया औरों के भी आंकड़े देखेंगे तो वो भी बहुत आशाजनक नहीं है, बहुत ही भयावह स्थिति है। अपराध की स्थिति पर अगर बात की जाए, युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। 2018 में अपराध की प्रवृत्ति 21% थी, जो कि 19 में 28 और 20 में 36% हो गई। और ये जो अपराध है युवाओं में, ये बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चों के। ये एनसीआरबी का डाटा है। इसी के साथ ही बेरोजगारी के डाटा पे अगर हम बात करें, सीआईएमई के अनुसार जो है 2020 में बेरोजगारी का डाटा जो है वो 7.11 पहुंच गया है, जबकि 2019 में ये 5.27 था। तो आप देखिए कि हर क्षेत्र में लगातार नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। एक तरफ भौतिकतावाद की दौड़ में युवा जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और गलत चीजों में पड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके समाज, परिवार और पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में आपने घटना एक ऐप के बारे में सुना होगा जिसमें युवा संलिप्त पाए गए, बुल्ली बाई ऐप, है ना, जिसका बहुत शोर है। तो ऐसे दौर में ये आध्यात्मिकता क्या करेगी? ये जो आत्मिक संतुलन है, क्या ये हमें एक स्वस्थ माहौल दे सकता है? जबकि हर तरफ हम दिख रहे हैं कि एक नकारात्मक माहौल है। क्या इससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं? है ना? हम ऐसा संतुलन बना सकते हैं। ठीक है, हमने नौकरी ले ली, हमने भौतिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। उस प्राप्त करने के बाद क्या हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, या हम समाज के लिए बहुत नकारात्मक हो जाएंगे? है ना? नकारात्मकता के चांस ज्यादा हैं क्योंकि हम हर तरफ इसी तरह का माहौल देख रहे हैं। तो इस माहौल से अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम इस पूरी नकारात्मकता को सकारात्मक में परिवर्तन कर सकें, आत्मिक या जो भी हम कह लें आध्यात्मिक इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, अपना चिंतन कर सकें और अपने आने वाले युवाओं को, हमारे जो साथ पढ़ रहे हैं युवाओं को, हम उन्हें सही मार्ग पे लगा सकें। ये तो एक नकारात्मक पहलू है। सकारात्मक ये है कि अगर आप देखें कि युवाओं की स्थिति इकोनॉमी में 60% योगदान है ना? ऐसे भी युवा हैं जो कि गूगल में सीईओ हैं, भारत के ही युवा हैं। बहुत सारे युवा बहुत अच्छे कर रहे हैं। इकोनॉमिकली आप शार्प हो गए, उसके बाद क्या ना? उसके बाद जो स्थितियां हैं, हम कैसे संतुलन बनाएं, कैसे एक बैलेंस तैयार करें, उस पर हम लोग जो है वो समय जाया ना करते हुए मैं रजनी दीदी से आग्रह करूंगी कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। यथा अब मैं आमंत्रित करूंगी आज के कार्यक्रम की वक्ता बीके रजनी जी को। वो आए, वह आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। रजनी जी, आप आमंत्रित हैं। ओम शांति।
क्योंकि जो ओम शांति का महामंत्र है वो हमें स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अगर आप सब इस बात से अवगत हों कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, तो ओम से ही शुरुआत हुई थी। वैसे भी जो नासा की रिसर्चेस हुई हैं वो भी बताती हैं कि सूर्य से निरंतर ओम की ध्वनि सदा प्रवाहित होती रहती है, जो नासा की रिपोर्ट्स बताती हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। जी ओके। और भारत में भी आप देखेंगे जब हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो भी ओम शांति 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 बोलते हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था को आज पूरे विश्व के अंदर अधिकतर लोग ओम शांति की संस्था के नाम से ही जानते हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जानते हैं, तो शायद कहेंगे कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। लेकिन अगर कहेंगे कि ओम शांति की संस्था को जानते हैं, तो कहते हैं कि हाँ, ओम शांति की संस्था को तो जानते हैं। श्वेत वस्त्रधारी जो भी उनको मिलते हैं, जिन्होंने अपने लेफ्ट साइड के ऊपर ओम शांति का बैज लगाया हुआ होता है, तो कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं। तो जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, उसको ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आज पूरे विश्व में फैलाया है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न था। तो सर्वप्रथम तो मैं आज आप सबके जो हिंदी विभाग है उसको बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें उसमें आमंत्रित किया। तो मैं विभाग के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जो हमारे प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव जी प्राचार्य हैं, प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा प्रभारी हिंदी विभाग, और डॉक्टर राजकुमारी जो संयोजक हैं आज के कार्यक्रम की भी, और जो भी हमारे साथ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से भी हार्दिक अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और दूसरा, आज हम सभी राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती भी मना रहे हैं, तो उसकी भी मैं आप सभी को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं सुन रही थी राजकुमारी जी को, तो उन्होंने जो डाटा बताया, सच में सुनकर के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इतने अधिक हमारे युवा जिसको कहा जाता है शक्ति, युवा शब्द के साथ शक्ति लगाया जाता है कि ये युवा शक्ति है, जिसको हम न्यू ब्लड भी कहते हैं। तो हम अपनी इतनी युवा शक्ति को खो रहे हैं, हमें इसका आभास भी नहीं है। आज हम रोज डाटा सुनते हैं, कोरोना से इतने चले गए, ओमिक्रॉन से इतने चले गए। हमारा मीडिया उसको बहुत अच्छी रीति से हम सब तक पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे युवा इतने जा रहे हैं, ये तो मैं सच बताऊं, मुझे भी आज ही पता चला है। तो अगर हम इस चीज की जागृति समाज के अंदर नहीं लाएंगे, तो हम अपने समाज के एक अभिन्न अंग को खो रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो अभी आज का विषय है, आधुनिक युवा आत्मिक और भौतिक संतुलन की तलाश। तो जब मैं ये टॉपिक देख रही थी, तो मुझे नहीं मालूम ये टॉपिक किसने चूज किया है, लेकिन जिसने भी ये टॉपिक चूज किया है,
उसने बहुत विचार सागर मंथन किया होगा इसके ऊपर, बहुत गहनता से उसके ऊपर उन्होंने सोचा होगा। बीच में किसी की आवाज आ रही है, मैं समझती हूँ प्रीति बहन की आ रही है, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। तो एक विषय जो लिया गया है, उस विषय का एक एक शब्द जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि एक एक शब्द के ऊपर एक एक ग्रंथ बन सकता है। इतना अधिक ये गहन मनन चिंतन का विषय है। तो आज का कार्यक्रम मैं पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगी कि हमारे युवा आज पथ भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। और उसका मुख्य कारण जो है वो हमारे युवा अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अनुभवहीन समझते हैं और स्वयं को मॉडर्न युग का समझने के कारण बहुत अनुभवी समझते हैं। तो एक बार एक ट्रेन में एक वृद्ध सफर कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे वो, और पूरे कोच में वो अकेले ही बैठे हुए थे। तो एक स्टेशन से उनके कोच में लगभग 10 युवा चढ़े, और चढ़े तो उन्होंने देखा कि ट्रेन का कोच पूरा खाली था। उनको थोड़ी शरारत सूझी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ट्रेन में जो चेन है, चेन पुल करें, चेन खींचें और ट्रेन को रोक दें। तो एक युवा ने जब ऐसा बोला तो जो बाकी दूसरे थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कहा कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो कहा 600 रुपए पेनल्टी है इसकी। तो उन्होंने कहा 600 रुपए क्या बड़ी बात है, हम एंजॉय तो करेंगे ना ट्रेन को रोक करके, हम दे देंगे 600 रुपए। तो कहा सब अपनी अपनी जेब से पैसे निकालो। तो सबने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले। तो जब वो पैसे निकाले तो वो 600 के स्थान पर 1200 हो गए। तो जब 1200 रुपए उनके पास जमा हुए तो उनके मन में लालच आ गया कि हम 1200 रुपए जुर्माने में देने की बजाय क्यों ना हम इस 1200 रुपए से पार्टी करें। तो पार्टी तो करनी है लेकिन चेन भी खींचनी जरूर है, अभी क्या उपाय किया जाए। तो उनमें से एक युवा बोला कि ये जो बुढ़ा बैठा है ना, इसका नाम ले देंगे, इसने खींची है। अब वो बेचारा बुजुर्ग उनके आगे हाथ जोड़ने लगा और उसने कहा कि अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा नाम क्यों लोगे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, हम तो तुम्हारा ही नाम लेंगे क्योंकि हमको तो इस पैसे से पार्टी करनी है और हमको मजा भी लेना ट्रेन की चेन खींच के उसको रोक करके। तो वो बुजुर्ग जो था उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उन बच्चों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और चेन खींच दी। चेन खींची, ट्रेन रुक गई। अब जब ट्रेन रुकी तो टीसी और गार्ड दोनों आए उस कोच के अंदर, और आते ही उन्होंने पूछा कि चेन किसने खींची। तो सारे युवा एक स्वर में बोले कि इस बुड्ढे ने खींची है। अब वो जो पुलिस वाला था और टीसी था, गार्ड था, वो सब उस बुजुर्गों को बोलने लगे, भी आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आपने चेन खींच करके पूरी ट्रेन को रोका, डिस्टर्ब किया। तो वो जो बुजुर्ग थे वो बड़ी विनम्रता भाव से बोले, देखो साहब, चेन तो मैंने खींची है पर मेरी मजबूरी थी। अब सब युवा उस बुजुर्ग की शक्ल को देखने लग गए कि ये क्या हुआ। फिर उससे पुलिस वाले ने पूछा कि आपकी क्या मजबूरी थी। कहा देखो, जब मैं घर से चला था तो मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए थे और इन युवाओं ने वो मेरे 1200 रुपए छीन लिए हैं। तो वो पुलिस वाला कहने लगा कि इसका क्या प्रमाण है। तो कहा आप इनकी जेब में से, जिस लड़के ने अपनी जेब में पैसे डाले थे, कहा देखो इसने सबसे पैसे इकट्ठे किए और इसकी जेब में है, और उसमें 3 200 रुपए के नोट हैं, 4 50 के नोट हैं, बाकी 100 के हैं। आप इसकी जेब से तलाश कर सकते हैं। और जब उसकी जेब तलाश की तो वास्तव में 1200 रुपए थे और उतने ही थे जो बताए थे उस बुजुर्ग ने। तो उस पुलिस वाले ने क्या किया, उनसे 1200 रुपए लेकर उस बुजुर्ग को दिए। कहा कि पिताजी आप आराम से बैठो, और उन युवाओं को क्या किया, पुलिस पकड़ के ले गई। तो जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी उसको, तो वो सारे युवा उस बुजुर्ग को बड़ी किस नजर से घूर रहे होंगे। तो उस बुजुर्ग ने उनको कहा, अपने सिर पे हाथ फिराते हुए,
बच्चों, ये बाल धूप में नहीं पकाए हैं उन्होंने। समझे? तो आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे बुजुर्गों को क्या समझती है, अपने बड़ों को क्या समझती है? अगर उनके पेरेंट्स उनको कुछ कहते हैं, उनके टीचर्स उनको कुछ कहते हैं, अभिभावक कुछ उनको कहते हैं, तो बच्चे क्या समझते हैं? अरे मम्मी तुमको नहीं पता, तुम्हारा ज़माना गया। हाँ, पापा अभी तुम्हारे वाले टाइपराइटर नहीं है, अभी तो कंप्यूटराइज़्ड हो गया है सब कुछ, वो पहले वाला ज़माना नहीं है, तुमको नहीं पता कुछ भी। तो बच्चे जो हैं, वो सुनना चाहते ही नहीं है, क्यों नहीं उनका अनुभव नहीं लेना चाहते हैं, है ना? बुजुर्ग चाहते हैं, बड़े चाहते हैं, अभिभावक चाहते हैं, टीचर्स चाहते हैं कि हम इनको अपना अनुभव दें। क्योंकि बच्चों के पास भले आज पढ़ाई है, भले आज भौतिक साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं उनके पास, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उनके पास आज, लेकिन अनुभव नहीं है। और बिना अनुभव के कोई भी साधन आपको जो सुख देना चाहिए, वो सुख नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे युवा आज आध्यात्मिकता को या आत्मीयता की बातों को या स्पिरिचुअलिटी को एक रूढ़िवादिता समझने लग गए हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा भ्रम है ना? वो ये समझते हैं कि ये तो रूढ़िवादी लोगों का काम है। एक्सक्यूज मी, एक थोड़ा म्यूजिक बीच में बज रहा है, मैं बंद करूं इसको। तो जैसे अभी राजकुमारी जी बता रहे थे, जो डाटा बता रहे थे, तो उस डाटा को सुनकर के ही मुझे ये विचार चले कि इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने को समझदार समझते हैं। 2 चीजें हैं, एक है समझदार होना और एक है समझदार समझना। तो हमें समझदार समझना नहीं है अपने आप को, समझदार होना है, समझदार बनना है। और हमारा युवा समझदार बनने की बजाय अपने को समझदार समझता है, और जो उनके अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनको क्या समझता है? उनको समझता है कि ये समझदार नहीं है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास आज गूगल है, मेरे पास आज इंटरनेट है, मेरे पास आज मोबाइल फ़ोन है, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप से पूछें कि क्या आप स्वयं अपनी मुट्ठी में हैं? या आप इन साधनों की मुट्ठी में हैं? आज का युवा, जो टॉपिक रखा गया है कि भौतिक और आत्मिक संतुलन की तलाश, तो इसमें एक-एक शब्द जैसे मैंने कहा, उसके ऊपर एक-एक ग्रंथ बन सकता है। तो पहला शब्द हम लेते हैं तलाश। तलाश किस चीज़ की होती है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसी की तो हम तलाश करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है, उसकी तलाश की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो तलाश का संस्कार है, ये हमारा बचपन से ही है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा बच्चा जिसे कुछ समझ भी नहीं है, उसे किस चीज़ की तलाश होती है? कुछ भी पकड़ूँ, उसको तोड़ूँ, उसको फोड़ूँ, इसको इधर गिराऊँ, उसको उधर गिराऊँ, तो वो कुछ ना कुछ ढूँढता रहता है, इधर तलाश करता रहता है, कौन-सी चीज़ मिले जो मेरे हाथ में आए और मैं उसको कुछ ना कुछ करूँ। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, तो हमारी तलाश थोड़ी और बढ़ती है। फिर स्कूल की तलाश होती है कि किस स्कूल में एडमिशन लेना है, फिर सब्जेक्ट्स की तलाश होती है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, तो नौकरी की, कॉलेज की तलाश होती है, फिर नौकरी लग जाती है, तो विवाह के लिए तलाश होती है। तो हमारा पूरा जीवन एक तलाश में चला जाता है, लेकिन उन सब तलाश की, खोज की पूर्ति होने के बाद भी जो हमारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, संबंधों में प्रेम होना चाहिए, रिस्पेक्ट, रिगार्ड होना चाहिए, मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए, शायद वो नहीं होते हैं। जो होना चाहिए, क्योंकि आज हम सबने अपना लक्ष्य क्या बनाया हुआ है? माफ़ करना, हमारे बीच में स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मैं अगर उनसे पूछूँ कि उनका लक्ष्य क्या है, तो मैक्सिमम का यही जवाब आएगा कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, उसमें तनख्वाह अच्छी मिले, ताकि हमारा घर का इकोनॉमिक खर्चा, जो इकोनॉमिक ढाँचा है, वो अच्छा हो सके। तो हमारा लक्ष्य क्या, हम किसको तलाश रहे हैं? क्योंकि आज हम स्वामी विवेकानंद जयंती भी मना रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद को बचपन से एट द एज ऑफ 8 वर्ष की जब उनकी आयु थी,
तब से उनकी तलाश शुरू हो गई थी। और उनको जो तलाश थी वो आध्यात्म की तलाश थी, आत्मीयता की तलाश थी, स्वयं की खोज कर रहे थे कि आखिर मैं कौन हूँ। और जो मैंने कहानी सुनी हुई है कि जब वो अपने गुरु श्री रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वार पर गए और उन्होंने अपने गुरु का द्वार खटखटाया, तो गुरु ने अंदर से आवाज दी, कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही तो मैं पूछने आया हूँ आपसे, आपको भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो हम अपने आप को सबसे पहले तलाशें कि आखिर मैं कौन हूँ। जो आत्मिक संतुलन की बात है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आज हमारा युवा इन आध्यात्मिकता की बातों को शायद पिछड़े वर्ग की बातें समझता है। अगर आज कोई युवा ये कहे कि मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, मैं पूजा अर्चना रोज करता हूँ, या मैं किसी संस्था में जाता हूँ, मैं मेडिटेशन रोज करता हूँ, है ना, तो जो आज के अपने को आधुनिक युवा कहलाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका मजाक बनाते हैं, है ना, उसको एक हंसी का एक पात्र बन जाते हैं। सोचते हैं ना, ये तो क्या कर रहा है, सोचते हैं ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है। अभी हम कोई बूढ़े थोड़ी हो गए हैं जो हम भगवान को याद करें, हम पूजा पाठ करें, या हम मेडिटेशन करें, हम ध्यान करें, ये तो बूढ़ों का काम होता है। अगर ये बूढ़ों का काम होता है तो स्वामी विवेकानंद ने 8 वर्ष की आयु से ये खोज क्यों शुरू कर दी थी? क्या वो बूढ़े थे? आप सभी जानते हैं कि उनकी आयु, जब उन्होंने अपने भौतिक पुतले का, भौतिक शरीर का त्याग किया, पंच तत्वों की देह का त्याग किया, तो उनकी आयु 40 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य केवल बूढ़ों का है या ये कार्य बुजुर्गों का है ना? ये तो मेरी अपनी पहचान है कि मैं कौन हूँ। और मुझे मेरी पहचान क्या बूढ़े होने पर होनी चाहिए? मुझे मेरी पहचान कब से कराई जाती है? अगर अपनी फिजिकल पहचान को अगर हम देखें, तो हमें हमारी फिजिकल पहचान बचपन से ही तो कराई जाती है ना। बचपन से ही बताया जाता है कि मेरा नाम क्या है, मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है। हमको बचपन से ही तो ये सब चीजें बताई जाती हैं ना, ठीक है ना। तो जो आत्मिक संतुलन है या आध्यात्मवाद है, वो आध्यात्मवाद क्या है? स्वयं की तलाश, स्वयं की खोज और स्वयं की सत्य पहचान कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भौतिकवाद की ओर तो अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में संतुलन नहीं होता। तो दूसरा शब्द है संतुलन। तो संतुलन शब्द जब हम बोलते हैं, तो हमारे मन में किसका चित्र बनता है? तराजू। तराजू में हम क्या करते हैं, 2 पलड़े होते हैं ना तराजू के, और हम दोनों को क्या करते हैं, संतुलन में रखते हैं, दोनों को बैलेंस में रखते हैं, इक्वल रखते हैं। कोई भी चीज हम तोलते हैं, संतुलन का तो मतलब यही होता है ना, जब हम 2 चीजों को तोलते हैं। तो यहाँ भौतिक साधन और आध्यात्मिक उन्नति, ये दोनों पहलू हैं। तो जब तक इन दोनों पहलुओं को हम बैलेंस में नहीं रखते हैं, इनका संतुलन नहीं रखते हैं, तो कहा जाता है कि बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर आपके जीवन में बैलेंस नहीं है किसी भी चीज का, आप देखेंगे, इवन देन आप देखें खाने पीने पढ़ाई की भी अगर बात करें, तो आप अपने जीवन में हर चीज का बैलेंस जरूर रखते होंगे, है ना। आज हमारा युवा जो है, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स हो गए हैं, सबके हाथ में हो गए हैं, मोबाइल फोन्स हो गए हैं, एक से बढ़कर एक हो गए हैं, लैपटॉप्स हो गए हैं, है ना। तो जो अभी हम सुन रहे थे कि सुसाइड केसेस इतने हो रहे हैं, तो ये जो आत्महत्या के केसेस हैं, इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो हो रहे हैं वो गेम्स की वजह से हो रहे हैं, है ना। गेम्स इस प्रकार की बनाई हुई हैं कि युवा उस गेम में इतना उलझ जाता है। अभी थोड़े समय पहले मैं भी एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले वर्ष बहुत सारे युवाओं ने अपने पेरेंट्स के बैंक बैलेंस खाली कर दिए। किस कारण से? गेम के कारण से। उनको गेम जो वो खेलते हैं, उस गेम के अंदर उनको किसी ना आगे के लेवल तक जाने के लिए पे करना होता है ना। और वो उसमें ऐसा उलझ जाते हैं कि उस समय उनको ये भी नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं।
रॉन्ग और राइट की जजमेंट भी उनकी खत्म हो जाती है। यूं कहें कि जैसे उनके विवेक पर एक पर्दा पड़ जाता है, उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया जाता है, उनकी बुद्धि को जैसे लॉक कर दिया जाता है कि जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति कहेगा वो केवल वही करेगा, उसके अलावा उसकी सोच ही नहीं चलती है। तो जो हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनके जीवन में बाल्यकाल से ही संतुलन था, बाल्यकाल से ही था। वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले जैसे रहते थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास भी लिया, पूरा भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर उन्होंने भ्रमण किया। तो उनके जीवन में बहुत अच्छा संतुलन रहा। और संतुलन कब से रहा? बाल्यकाल से वो संतुलन रहा, तभी तो वो अपने युवा काल में भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के धर्म को पूरे विश्व तक पहुंचाने में सक्षम हुए। आज हम समझते हैं अगर हमारा आज का युवा अगर किसी आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो उसे थोड़ा सा शेम फील होता है, कि क्या ये गुरुजी बन गया, या ये लोग उसका मजाक करते हैं कि ये भगत बन गया, इस प्रकार से। लेकिन आप सोचें स्वामी विवेकानंद के अंदर कितनी इस बात की जागृति थी और इस चीज का स्वाभिमान था, स्वाभिमान था। वो गर्व करते थे भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत की सभ्यता के ऊपर, अपने हिंदुत्व के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर। आप सबने भी सुना होगा कि जब शिकागो धर्म सम्मेलन में वो गए तो जो गीता शास्त्र था वो सबसे नीचे रखा हुआ था। आप सबने भी सुना होगा ये वाक्य। तो जब उन्होंने देखा कि बाकी सभी शास्त्र ऊपर रखे हुए थे लेकिन जो गीता शास्त्र था वो सबसे नीचे रखा हुआ था, तो बाकी सभी जो धर्म सम्मेलन में धर्म गुरु आए हुए थे वो सभी उनका मजाक उड़ाने लगे, और कहने लगे कि देखो आप गीता हुई है। तो स्वामी विवेकानंद वहां पर गए और उन्होंने नीचे से वो गीता खिसका ली, और जैसी गीता खिसकाई उसके ऊपर रखी सभी पुस्तकें गिर गई। तो उन्होंने क्या कहा कि ये गीता क्या है? ये नींव है, ये नींव है अध्यात्म की। अगर नींव नीचे से चली गई तो पूरी बिल्डिंग का क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, आध्यात्म के ऊपर गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, ना कि शेम फील करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे हमारे भारत के अंदर 70% युवा शक्ति है, और अगर आप युवा शब्द का उल्टा करें तो क्या बनता है? वायु, युवा वायु। तो उसका वेग कैसा है? वायु के समान वो वेग है। और आप देखेंगे कि वायु को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। थोड़ा सा भी सुराग भी अगर उसको कहीं मिल जाता है तो अपना स्थान लेकर वो वायु प्रवेश कर जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा युवा है, अगर वो अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाने, वो अपनी आध्यात्म शक्ति को पहचाने, तो उसके वेग से ये पूरा भारत तो क्या पूरा विश्व परिवर्तन हो सकता है। जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि मुझे केवल अगर 100 ब्रह्मचारी युवा मिल जाएं तो मैं पूरे भारत को राम राज्य बना सकता हूँ। तो मैं आप सभी को ये अति गर्व के साथ हर्षित मन से ये बता रही हूँ कि केवल 100 नहीं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हजारों युवा हैं जो केवल इस भारत को ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को राम राज्य स्वर्ग बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। तो जो हमारे युवा हैं उन्हें अपनी युवा शक्ति को पहचानना है, और जो भौतिक साधन और आध्यात्मिक इन दोनों का संतुलन रखने की बात है। तो हम अपना पूरे दिन का समय अगर चेक करें तो पूरे दिन के समय में हम इन गैजेट्स के साथ कितना समय रहते हैं, है ना। हम सभी इन गैजेट्स को यूज करते हैं, और जो भी इनको यूज करते हैं मैं उन सबसे पूछती हूँ कि क्या आप सभी अपना मोबाइल फोन रोज चार्ज करते हैं? सभी के वीडियोस भी ऑफ हैं और सबकी साउंड भी म्यूट है। अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्या अपने गैजेट्स को आप डेली चार्ज करते हैं? करते हैं? मोबाइल फोन तो सभी यूज हाँ करते जी हैं, मैम। जी मैम। करते हैं, जी मैम। करते हैं। जी ओके, मैम। क्यों करते हैं? आपको लगता है कि उसको चार्ज करने की अनिवार्यता है?
यस मैम। बिल्कुल जी मैम। मैम। क्यों लगता है जब वो अनिवार्यता कार्य क्यों लगता मैम वह कार्य नहीं जब वो करेगा जब कार्य चार्ज नहीं नहीं होगा तो। कार्य नहीं करेगा चार्ज नहीं होगा तो तो आप जब अपने घर से सुबह निकलते हैं तो सुबह निकलने से पहले क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं ना। हाँ? और कितनी बैटरी चार्ज करते हैं? 10%, 100%। 20% चार्ज से चलेगा? कितना नहीं करते हैं? नहीं मैम, पूरी 100%। 100%। पूरे 100% करके घर से 100%। तभी जी मैम। 100% करके निकलते हैं। ठीक यस है? मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई कितनी भी अच्छी कंपनी का फोन हो या लैपटॉप 95% करते हैं। 95 करते हैं। जी जी। 10-20% करके कोई निकलता हो घर से तो बता दीजिए। कोई भी नहीं निकलता ना। सभी क्या करते हैं? 90 से अबव ही चाहते हैं। जी। मैम रात में चार्ज कर लेते हैं। रात में ही चार्ज कर लेते हैं। रात में ही चार्ज कर लेते हैं। ठीक बात है। रजनी मैम, ये बच्चे तो जो युवा बच्चे हैं चार्जर साथ लेके चलते हैं ये तो। ओके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चार्जर अपने साथ बैकअप लेकर के चलती हैं। बिल्कुल, पावर बैंक होता है इनके पास। पावर बैंक होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने बताई। पावर बैंक लेकर के चलते हैं। तो इन्हीं चीज से मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने गैजेट्स को तो डेली चार्ज करते हैं, क्या अपने आप को आप चार्ज करके घर से निकलते हैं? अपने आप को। वी ऑल आर बैटरीज, हम सभी बैटरीज हैं ना। ये शरीर को देखो सभी जानते हैं, और कोरोना काल में तो बहुत अच्छी तरह से सबने इस बात को जान लिया होगा कि जो हमने ये शरीर धारण किया हुआ है ये विनाशी है ना। इसके लिए और हमारा जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर जो भी हमारे महान पुरुष हुए, कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। हमारा भारतीय हिंदी साहित्य इस बात में मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में नंबर 1 है, जो आध्यात्म की ओर हमें मोड़ता है और उसकी सही पहचान कराता है हमको। ठीक है? तो आध्यात्म के अंदर हमें यही बताया जाता है कि ये जो हमने देह धारण की हुई है, ये केवल मात्र हमारा वस्त्र है। और इस देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, जिसको कहा जाता है आत्मा, या उसको स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, या उसको लाइफ लाइन कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको अलग अलग कहा जाता है। ठीक है? तो वो एक एनर्जी है, एक बैटरी है, और उस बैटरी के होने से हमारा ये शरीर रूपी जो गैजेट है ये चलता है। तो जब हम अपने उन गैजेट्स को घर से निकलते वक्त, या भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही विकास जी ने, कि हम उनको पावर बैंक को साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है? तो क्या हम अपने आप को चार्ज करते हैं? और आप देखेंगे हमारी बैटरी जो होती है, जैसे कहा 100%, 90%, इससे कम में तो चलते ही नहीं है हम। अब हम उस बैटरी को यूज करते हैं। हमने दोपहर तक उसमें बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली, या कोई वीडियोस देखे, या कोई वीडियो डाउनलोड किए। दोपहर तक आते आते हमारी बैटरी कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है। ठीक है? जब बैटरी 50% हो जाती है तो हम थोड़ा और ध्यान देने लग जाते हैं कि अभी बैटरी 50% रह गई है और मुझे रात को 10 बजे घर पहुंचना है, तो मुझे इस बैटरी को कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है? तो हम थोड़ा यूसेज उसकी क्या करते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं। फिर शाम तक आते-आते हमारी बैटरी 25% हो जाती है, और जब 25% हो गई तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा उसको और यूसेज कम कर देते हैं। सोचते हैं अभी तो घर तक 10 बजे तक पहुँचना है, अभी तो 6 बजे, 4 घंटे तक इस 25% को चलाना है। फिर हम जो नेसेसिटीज़ होती हैं केवल उन्हीं को ही ध्यान देते हैं, और करते-करते हमारी बैटरी 10% रह जाती है। और जब 10% रह जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बिल्कुल फ़ोन की यूसेज को बंद कर देते हैं। हम क्या क्या सोचते हैं, कम से कम इनकमिंग आउटगोइंग तो हो, घर तक पहुँचना है, कोई कॉल मुझे इमरजेंसी करनी पड़ जाए, घर से कोई कॉल इमरजेंसी आ सकती है, इतनी तो बैटरी मेरी रहनी चाहिए ना, ठीक है ना? तो जैसे ही वो रेड दिखाने लग जाता है, तो रेड का मतलब क्या होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं, इट्स रेड अलर्ट, वो अलर्ट करता है हमको। तो हम अपनी बैटरी को क्या जाँच करते हैं कि मेरी बैटरी चार्ज है? और जो डिस्चार्ज बैटरी है उसकी निशानी क्या है? मेरी बैटरी आज चार्ज है या नहीं है, या डिस्चार्ज है, उसकी निशानी क्या है? क्या आप सबको ऐसा फ़ील होता है
कि हम अपने दिन भर के जो काम के प्रेशर्स हैं, जो दबाव हमारे ऊपर आते हैं, उनसे हम तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, हमें गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, हम थकावट महसूस करते हैं, हमारे सिर में भारीपन आ जाता है। क्या आप सब ऐसा महसूस करते हैं कभी? हाँ जी ऐसा मैम। महसूस करना माना क्या कि बैटरी क्या हो गई है? लो हो गई है, डिस्चार्ज डेड हो गई है। ठीक है? बिल्कुल अच्छी बात कही। अब आप सोचो अगर बैटरी डेड हो गई, है ना? जैसे मीनाक्षी ने अभी कहा बैटरी डेड हो गई, ठीक है? अगर बैटरी डेड हो गई तो कोई भी कॉल इनकमिंग या आउटगोइंग होगी उस फ़ोन से? हो सकती है? नो मैम। जब बैटरी डेड हो गई तो इनकमिंग आउटगोइंग होगी उससे? नहीं होगी ना, ठीक है? तो आज हमारे युवा किसी की भी बात सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? अपनी बातों को शेयर भी नहीं करते हैं। जो अंदर की बात है ना, माँ पूछेगी आज क्या बात है, आज तो उदास लग रही है, आज तो उदास लग रहा है। बाप पिताजी पूछेंगे घर में आके तेरा चेहरा आज लटका हुआ है, कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना? और कोई फोन आएगा तो हमें तो कई बार बहुत हंसी आती है इस बात पे कि घर में पेरेंट्स का फोन भी रखा होता है टेबल के ऊपर, बच्चों का भी रखा होता है। पेरेंट्स का फोन पब्लिक फोन होता है। पेरेंट्स के फोन पे कोई भी कॉल आएगी तो कोई भी उठाएगा और बात कर लेगा, और मेरा फोन प्राइवेट फोन है। अपना फोन आएगा तो अपना फोन उठाएंगे कमरे से बाहर कि कोई भी उसको सुन भी ना पाए, किसी को पता ना चले। पूछती रहेगी मम्मी अरे खाना प्लेट में पड़ा हुआ है तो कहाँ चला गया, खाना ठंडा हो रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। और मम्मी का फोन आया तो वो तो पब्लिक फोन है, कोई भी उठा सकता है, ठीक है? तो हम आउटगोइंग भी नहीं कर रहे हैं, है ना? जो सुसाइड का रीजन अभी बताए, इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? कुछ कह रहे हैं राजकुमारी जी? कुछ कह रही हैं? आपका म्यूट है, कंटिन्यू करिए। मैम माइक बंद है आपका, राजकुमारी मैम। नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं पूछ रही, बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने कहा हाँ हाँ पूछ सकते हैं। लास्ट में, हाँ लास्ट में हाँ, पूछ सकते हैं, लास्ट। पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं यही बता रही थी कि जब हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड हो गई, ठीक है? बैटरी डेड हो गई तो ना आउटगोइंग हो रही है ना इनकमिंग हो रही है उसके अंदर। तो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, पेरेंट्स, टीचर्स कुछ भी कह रहे हैं, हमें कुछ कह रहे हैं तो इनकमिंग नहीं हो रही, वो अंदर नहीं जा रहा है। और दूसरा आउटगोइंग भी नहीं हो रही है, शेयरिंग भी नहीं हो रही है ना? तो अंदर ही अंदर हम उन चीजों को लेकर के घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर उन चीजों को लेकर के हम परेशान हो रहे हैं। तो ना तो आउटगोइंग हो रही है ना इनकमिंग हो रही है, तो हालत क्या होगी? और यही एक बहुत बड़ा रीजन है सुसाइड करने का। क्यों? अगर पेरेंट्स अभी अभी देखो, मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक कपल आते हैं पिछले साल सितंबर में, 6 सितंबर को उनकी बेटी थी, लगभग 16 साल की बेटी थी उनकी। तो दिन में उसने जो भी अपना पेरेंट्स के साथ भोजन किया, लंच किया, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की, अपनी दादी से, नानी से, सबसे फ़ोन में बात की, बुआ से, मौसी से, सबसे बात की। और दोपहर को खाना खाने के बाद वो अपने रूम में चली गई रेस्ट करने के लिए। तो 2 बजे के करीब अपने रूम में गई, तो शाम को 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, वो अपने रूम से बाहर नहीं आई, है ना? तो पेरेंट्स को लगा कि आज इतनी देर तक ये क्यों सो रही है? तो उन्होंने डोर नॉक किया, तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो सोचा शायद गहरी नींद में हो गई, थक गई होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोविड का टाइम था उस टाइम पर। तो आखिर रात को 8 बजे तक उस बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो पीछे गैलरी साइड से विंडो थी एक, तो उसके फादर वहाँ से उसको देखने के लिए गए भी कितनी गहरी नींद में सो रही है, तो देख कर के उनकी आँखें खुली की खुली रह गई, वो लड़की पंखे से लटकी हुई थी। ये अभी बिल्कुल अभी-अभी की लेटेस्ट 1 साल पहले की बात है। और कोई कारण नहीं, कोई शेयरिंग नहीं पेरेंट्स के साथ, अपना सुसाइड नोट लिख कर के दे कर के गई कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। बस मुझे ये संकल्प आया कि आखिर तो मरना ही है, बूढ़े होके भी मरना है तो अभी क्यों? अभी क्या उसके मन में था वो किसी को भी नहीं पता। अब आप सोचो वो पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी? 16 साल की यंग बच्ची,
और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे उस चीज को, जो दृश्य उन्होंने देखा। और उसके 2 महीने के बाद वो यहाँ हमारे पास किसी ने उनको बताया कि आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाइए, वहां पर आपको थोड़ा शांति मिलेगी। तो वो दोनों पेरेंट्स हमारे पास आए और वो माँ 24 घंटे में से 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता था जो उसकी आंख का आंसू रुकता हो। इतनी हालत उसकी खराब हो गई थी। अब तक भी पूरा 1 साल हो गया है, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आ रहे हैं, हमारे पास रोज आते हैं, रोज आके यहाँ मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के महावाक्य भी सुनते हैं। अब जाके 1 साल बाद उन्होंने उसको कवर किया है। ठीक है, तो जो युवा हैं, क्यों इतना ये सब कर रहे हैं? क्योंकि शेयरिंग नहीं है ना। अगर वो अपने मन की बात पेरेंट्स के साथ शेयर करें, उनको कोई प्रॉब्लम है, मन में कोई विचार आया है, तो जरूर उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन उनको अंदर क्या लगता है कि नहीं, हम जितना जानते हैं हमारे पेरेंट्स तो जानते ही नहीं, उनको नहीं पता ये सब चीजें, उनको बताने से क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है उनको बताने। किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, जब शेयर ही नहीं कर रहे, आउटगोइंग नहीं है तो इनकमिंग भी नहीं है। तो ये निशानी किसकी है? ये निशानी है कि बैटरीज आज बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या करता है? ये बैटरी का जो चार्जर है, जैसे आप देखेंगे कि हर फोन का चार्जर अलग अलग होता है। किसी का फास्ट चार्जर होता है, किसी का स्लो चार्जर होता है। सैमसंग वाला फोन है तो उसका आपका नोकिया में नहीं लग सकता, नोकिया वाला फोन है तो वो एप्पल में नहीं लग सकता, एप्पल वाले फोन का तो किसी में भी नहीं लग सकता है। ठीक है ना। तो हर कंपनी के फोन्स के चार्जर अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही मैं जो एक एनर्जी हूँ, एक पावर हूँ, तो मेरा चार्जर क्या है? मेरा चार्जर मेरे पास, किसी दूसरे के पास नहीं है। और वो चार्जर क्या है? वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या करता है? जिन चीजों को आज हमने नेचुरल समझ लिया है, वो रियलाइज कराता है कि वो एक्चुअली नेचुरल नहीं है। आज हम क्या सोचते हैं? अगर किसी ने हमारे साथ झूठ बोला, हमारे साथ धोखा दिया, हमको दगा दिया, तो उस पर गुस्सा आना तो नेचुरल है, उससे लड़ाई झगड़ा करना तो नेचुरल है। कोई हमसे हेट करता है तो हमारा हेट्रेड करना तो उससे क्या है? नेचुरल है। कोई हमें अगर हीन भावना से देखता है ना, या हमारा कोई दमन करने की कोशिश करता है, तो उसके प्रति हमारा घृणा भाव होना तो नेचुरल है। लेकिन वास्तव में मेडिटेशन हमारे बैटरी को जब चार्ज करता है, तो चार्ज बैटरीज के लिए जो नेचुरल वर्चूज हैं, वो है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति और आनंद। ये नेचुरल गुण है, ये वास्तव में हमारे नेचुरल गुण है। लेकिन आज हमने अपने नेचुरल गुण कौन से बना लिए हैं? हमने क्रोध करना, हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना, हीन भावना से देखना, लेग पुलिंग करना। और आज सबसे बड़ी गेम, आप बता सकते हैं, अभी हमारी राजकुमारी जी बता रही थी कि एक गेम जो है आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, तो मैं भी पूछती हूँ कि इससे भी बड़ी गेम आज एक और भी चल रही है। कोई बता सकता है कौन सी गेम चल रही है? अनम्यूट करके बताएं कोई भी। एक बहुत बड़ी गेम चल रही है जो आज हर व्यक्ति खेल रहा है, हर व्यक्ति खेल रहा है। और उसके लिए आपको नेट की भी जरूरत नहीं है। पबजी के लिए नेट की जरूरत है आपको नेट की जरूरत नहीं है, फोन की भी जरूरत नहीं है उस गेम के लिए। बता सकते हैं कौन सी चल रही है? वो है ब्लेम गेम, दूसरों को ब्लेम करना। अगर बच्चे कुछ भी करते हैं तो क्या कहते हैं? मम्मी ने ऐसा कहा ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, है ना, पापा मेरे ऐसे करते हैं इसलिए मैं बहुत इरिटेट होता हूँ उनको देख करके। अपनी हर कमी के लिए हम किसको ब्लेम करते हैं? दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो जो ब्लेम गेम है ना, ये आजकल बहुत अच्छी रीति से चल रही है और हर एक खेलता है ना। मुझे इस पर ही एक बात याद आती है, कॉलेज की और टीचर की और स्टूडेंट्स की। एक बार एक कॉलेज के अंदर एक टीचर बहुत जल्दबाजी में चल रही थी। अब जल्दबाजी में चल रही थी तो चलते चलते उसका पैर किसी फ्लावर पॉट रखा था, उससे टकराया और वो टूट गया। जब वो टूट गया तो वो कोई स्टूडेंट खड़ा था, उसके सामने चिल्लाई जोर से कि ये कोई रखने की जगह, यहाँ फ्लावर पॉट रखा जाता है, ऐसी जगह पे रखा जाता है, ये चलने का रास्ता है। स्टूडेंट चुप। अभी क्या कर सकते, टीचर के आगे तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर डांट के उसको चली गई। ठीक है,
फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि टीचर फिर से स्कूल के अंदर आई, ठीक है, फिर से जो है वो इस प्रकार की घटना घटी। अब फिर से जब इस प्रकार की घटना घटी तो टीचर ने फिर किसको ब्लेम किया? किसको ब्लेम करेगी? स्टूडेंट को ब्लेम करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के लिए किसको ब्लेम करते हैं? कहते हैं हमारे प्रोफेसर्स अच्छे नहीं है, वो ठीक से पढ़ाते नहीं है, वो टाइम नहीं देते। जब देखो उनको स्टाफ रूम में बैठे उनका लंच ही खत्म नहीं होता, उनकी पार्टी खत्म नहीं होती है, समझे? तो टीचर स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर को, एम्प्लॉय अपने बॉस को, बॉस अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको, कार्यकर्ता अपनी कंपनी को, है ना? नेता लोग जो है जनता को, जनता नेताओं को। तो ये ब्लेम गेम कैसे चल रही है? छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर पर चल रही है। तो जब हम बैटरीज चार्ज होती हैं, मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन हमको इस ब्लेम गेम से बाहर निकाल देता है। अपने हर कर्म के लिए, अपने हर कार्य के लिए केवल और केवल एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और वो हूं मैं, सिर्फ मैं। अगर मैं एक्टिव होकर के रहती हूँ, मैं अलर्ट होकर के रहती हूँ, मैं जो है वो ओपन माइंडेड होकर के रहती हूँ, मैं अगर क्लैरिटी से चलती हूँ तो सब कुछ ठीक होता है, ठीक है ना? तो मेडिटेशन हमको क्या करता है? मेडिटेशन का मतलब क्या है? आज मेडिटेशन भी हमारा एक प्रेस्टीज इशू बन गया, हमारी पर्सनालिटी का एक साधन बन गया है। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके बैठ जाता है, कुछ ट्यून लगा लेता है, म्यूजिक लगा लेता है और बैठ जाता है और कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो वास्तव में मेडिटेशन कहाँ किसको जाता है ये शायद किसी को भी नहीं पता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रार्थना, पूजा और मेडिटेशन में क्या अंतर है। क्योंकि हम सभी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना या पूजा में हम क्या करते हैं? परमात्मा के आगे अपने मन की बात बताते हैं, अपने भाव रखते हैं। हम कोई आरती गाते हैं, हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जिसका जो भी है, तो हम अपने मन के भाव भगवान के आगे रखते हैं। लेकिन भगवान अपने मन के भाव हमारे आगे रखता है कि हम उनको सुन पाते हैं? हमने भगवान के आगे कह दिया, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, मैं सेवक तुम स्वामी, है ना? गाते हैं ना, आरती रोज हम गाते हैं, जय जगदीश हरे वाली आरती गाते, रोज गाते हैं। अब भगवान मुझे क्या कह रहा है हमने कभी सुना हो? ठीक है। तो मेडिटेशन जो है वो ग्रीक के मेडरी वर्ड से निकला है, जिसका वर्डली मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू वे। कम्युनिकेशन कभी वन वे नहीं हो सकता है ना? अभी भी आप सब देखो, आप सब सुन भी रहे हैं और बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं ना? और अगर केवल वन वे कम्युनिकेशन हो, मैं बोलती जाऊं, आपकी तरफ से सुनने वाला सब म्यूट हो जाए और वो परमानेंट म्यूट हो जाए, आप कुछ बोल ही नहीं सकें, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, क्या भाव उठ रहे हैं, मुझे पता चलेगा। और पता नहीं चलेगा तो मैं भी क्या रिस्पॉन्स दे सकूंगी, समझे? तो मेडिटेशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है कि हम अपने मन के भाव उसके आगे रखते हैं, सुप्रीम एनर्जी उसके आगे अपने मन के भाव रखते हैं, फिर हम उसका रिस्पॉन्स भी लेते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, और अपनी बैटरी को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे चार्जर के साथ बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो वो बैटरी धीरे 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 क्या होती है? चार्ज हो जाती है। और हम उस बैटरी को 24 आवर्स में वंस अ डे तो जरूर जरूर चार्ज करते हैं, ठीक है? तो मैं जो बैटरी हूँ, मैं अपने आप को पूरे दिन में कितना चार्ज करती हूँ? और चारों तरफ आप सोचो डिस्चार्ज बैटरीज घूम रही हैं, तो क्या होगा? मेरे चारों तरफ रेड अलर्ट वाली बैटरीज घूम रही हैं। तो जब बैटरी में रेड अलर्ट आ जाता है तो आपको मालूम होगा कि रेडिएशन कैसी हो जाती है उसकी, बहुत डेंजरस होती है ना? कंपनीज क्या बताती हैं कि जब आपकी बैटरी रेड लेवल पे आ गई है तो रेड अलर्ट है, अभी उसकी रेडिएशन लेवल भी बहुत डेंजरस हो गया है। तो अब आप सोचो हमारे चारों तरफ रेड अलर्ट वाली बैटरीज घूम रही हैं, तो वायुमंडल कैसा होगा, वातावरण में क्या होगा?
तो चारों तरफ हमारे क्या है, नेगेटिविटी चल रही है। अब उन रेड बैटरीज के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखना है। और मेरी बैटरी अगर फुल चार्ज होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। आप देखो, सुबह सुबह जब हम ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप सभी प्रोफेसर्स बैठे हैं यहाँ पर। तो जब आप सुबह सुबह कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जब आप जाते हैं, तो अगर आपके घर में कुछ भी हुआ, ऊंचाई नीचाई हुई, कोई बात हो गई, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो उसका असर कॉलेज पे आता है, स्टूडेंट्स पे आता है। और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, लगता है सर, घर है पे ना। लड़के आए हैं। बोलते हैं ना। अब आप देखो, वो डिस्चार्ज बैटरी जहां भी जाएगी वो क्या करेगी, करेगी गड़बड़। अच्छा, अभी दोनों वर्किंग हो गए, दोनों वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, अभी वाइफ भी वर्किंग है, अब दोनों बराबरी पर आ गए, ठीक है। अब सुबह सुबह वो दोनों बैटरीज गई जो डिस्चार्ज थी, और जब घर आए, घर आते आते तक स्विच ऑफ हो गया, जीरो हो गई बैटरी दोनों की। अब दोनों डिस्चार्ज बैटरी जब घर के अंदर आएंगी तो क्या होगा, हस्बैंड कहता है आज तो बहुत वर्क प्रेशर था मेरे ऊपर, आज तो बड़ा काम था, आज तो डिपार्टमेंट में बहुत बिजी था। तो वो आगे से क्या कहती है, मैं भी थी, तुम भी नहीं थे, मैं भी थी, मेरे पास भी बहुत काम था। तो अभी दोनों डिस्चार्ज बैटरीज जो आपस में मिलेंगी तो उसका असर बच्चों पे क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो संतुलन की बात है, ये जो तलाश की बात है, आज अपनी तलाश आप पूरी करें और अपनी बैटरी को डेली 24 घंटे में एक बार डिस्चार्ज करने का जरूर संकल्प करें। और आप उसका अनुभव करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि कितने अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। आपके कैरियर के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपकी स्टडीज के ऊपर भी उसका असर आता है, आपकी मेमोरी के ऊपर भी उसका असर आता है। आजकल आप देखो, फोन की मेमोरी कितनी फुल हो जाती है, कोई बाहर से मैसेज देना चाहे तो वो बार बार क्या करता है, हमको बार बार मैसेज देता रहता है कि बाहर मैसेज वेट कर रहे हैं, आपकी मेमोरी फुल है, इसको कुछ खाली करो, ठीक है। तो आज आप इस सेशन के द्वारा, इस मंच के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आज अपनी, आप फोन की जो मेमोरी है, आपकी जो अपने अंदर मेमोरी, एनर्जी के अंदर जो मेमोरी है, उसको वेस्ट और नेगेटिव से खाली कर। जब तक आप उस मेमोरी को वेस्ट और नेगेटिव से खाली नहीं करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव चीज, एलिवेटेड चीज, स्पिरिचुअल थॉट उसके अंदर नहीं जा सकता है। वो प्रवेश होने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा, क्या शो करेगा, मेमोरी फुल है, इस फोन ठीक। इस तरह से अभी मेडिटेशन का हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप सभी जहां पर भी बैठे हैं, थोड़ा आप सभी अलर्ट होकर के बैठ जाएं, सीधे होके बैठें तो अच्छा रहेगा, अगर कोई सहारा ना ले सीधे होके बैठें तो अच्छा रहेगा। और अपने माइंड को, अपने मन को अपने मस्तक के बीच में, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, जहां पर हम सभी कोई भी कार्य होता है तो बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर कंसंट्रेट करेंगे। और अपने आप को, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अपने आप को स्वयं कमांड देना, है ना। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब ये चीजें डाल लेते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को स्वीकार कर लेता है, कॉन्शियसली हम ऑटोमेटिकली वैसे ही चलते हैं। तो ये ऑटो सजेशन है, स्वयं को स्वयं सजेशन देना है। और हमारा मन, जो हम मन को सजेशन देते हैं, हमारी बॉडी वही रिएक्ट करती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं, हमारी बुद्धि उनको स्वीकार करती है और हमारा ब्रेन उस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। तो ऑटो सजेशन से हम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठें। अगर कोई कुछ कर रहा है तो चारों तरफ से अपने ध्यान को अपने मस्तक के बीच में, जहां हम सभी तिलक भी लगाते हैं, वहां कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो हमारी लाइफ एनर्जी है वो यहाँ पर ही निवास करती है, हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में। जो साइंटिस्ट बताते हैं, यहाँ बिल्कुल ब्रेन के सेंटर से और यहाँ सिर के सेंटर से
ये दोनों रेखाएं जहां 90 डिग्री के कोण पर जाकर के मिलती हैं, वहां हमारे ब्रेन के 2 मास्टर ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां पर ही जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, वो निवास करती है, जिसको आत्मा कहें, सोल कहें, लाइफ एनर्जी कहें, लाइफ लाइन कहें, कुछ भी कह सकते हैं, जिसको चमकता हुआ सितारा भी कहा गया है। ठीक है, तो हम सभी अपने मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखते हैं। मस्तक के मध्य दोनों भ्रिकुटियों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है, जो मेरी वास्तविकता है। मेरा वास्तविक स्वरूप एक चमकते हुए सितारे के समान है। मैं एक शक्ति हूं, एक एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं। मेरे निजी गुण शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है, प्योरिटी है। मेरे संस्कारों में शालीनता है, नम्रता है, मधुरता है। वास्तव में मैं उस सुप्रीम एनर्जी की संतान हूं, सर्वशक्तिवान ईश्वर की संतान हूं। वो सर्वशक्तिवान ईश्वर मेरा जन्म जन्मांतर का अनादि अविनाशी पिता है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का बर्थ राइट होता है, इसी प्रकार परमात्मा जो शांति का सागर है, उसकी शांति की मैं अधिकारी हूं। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसके ज्ञान की मैं अधिकारी हूं। परमात्मा जो प्रेम का सागर है, उसके प्रेम की मैं अधिकारी हूं। मैं अपने मन के सूक्ष्म भावों से उसके साथ कनेक्ट हूं, और वो मेरे मन के हर भाव को जानता है। मेरे मन के भावों को सुनता है और उनका जवाब भी देता है। वो मेरे से अति प्रेम करता है। ये सारा विश्व उस रचयिता की रचना है। उस रचयिता को
अपनी रचना से अति प्रेम है और मुझे भी विश्व की सर्व आत्माओं के साथ प्रेम है, स्पिरिचुअल लव है। विश्व की हर आत्मा के प्रति मैं शांति के प्रकंपन प्रवाहित कर रही हूँ। ओशन ऑफ पीस, ईश्वर जो शांति का सागर है, उसकी संतान मैं भी शांत स्वरूप हूँ और ये शांति के प्रकंपन मेरे द्वारा मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं। ब्रेन के थ्रू, मैसेंजर नर्व्स के थ्रू मेरे संपूर्ण शरीर के अंदर शांति की शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरा मन शांत हो गया है। मेरी बुद्धि एकाग्रचित्त हो गई है और मेरे संस्कारों में भी शांति की शक्ति आ गई है। मेरा हर बोल शांत और मधुर हो गया है। मेरा व्यवहार और कर्म भी शांति पूर्वक हो रहा है। ये शांति की शक्ति अब मेरे शरीर से निकल मेरे पूरे घर में प्रवाहित हो रही है और सारे घर का वायुमंडल शांति की शक्ति से भरपूर हो गया है। परिवार का एक एक सदस्य शांति की शक्ति से संपन्न हो गया है। मैं एक शक्ति हूँ। मैं शांति हूँ। मैं प्रेम हूँ। ओम शांति। इस प्रकार से हम रोज सुबह और शाम को अपने आप को भी शांति के प्रकंपन दें, अपने परिवार को भी शांति के प्रकंपन दें, अपने समाज को, देश को और पूरे विश्व को। क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचारों में जीवन होता है, विचार जीवित होते हैं और जिस भी प्रकार के आप विचार करते हैं वो विचार, शब्द किससे निकला है? विचरण से। वो वायुमंडल में विचरण करते हैं। अगर आप टेंशन में हैं तो टेंशन के विचार वायुमंडल में विचरण करते हैं। अगर आप शांत हैं तो शांति के विचार वायुमंडल में विचरण करते हैं। तो मैं पुनः आपके साहित्य प्रभाग को, साहित्य संगम को, सभी प्रोफेसर्स को, सभी पूरा स्टाफ जो भी हैं, प्राचार्य हैं या जो भी हैं, सभी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद के साथ यही अपनी वाणी को विराम देती आपको भी धन्यवाद दीदी। ध- हाँ बोलो बच्चे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें।
धन्यवाद मीनाक्षी। डॉक्टर राजकुमारी जी ने बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए तो वो साधुवाद उनको। इस शिक्षण कार्य में अध्यात्म का संयोग एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आपका व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। समस्या केवल यही है कि आचरण में उतारे कैसे, तो ये आज की बड़ी भारी समस्या हो रही है। और मैं योग शिक्षक भी रहा हूँ और ईश्वरीय राजयोग विश्वविद्यालय के मैंने कई कार्यक्रम जहां जहां मैं गया हूँ कराता रहता हूँ। और साल में या 6 महीने में एक कार्यक्रम में मैं हिस्सा जरूर लेता हूँ। और मैं भी रिटायरमेंट के बाद विश्वविद्यालय की सेवा देने का प्रयास करूंगा। और आपकी संस्था से ही मेरा विचार मिलता है, तो मैं रिटायरमेंट के बाद ज्यादा समय नहीं है मेरा, 4 वर्ष 4.5 वर्ष और है, तो मैं इसी तरह के कार्य में आना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि पतंजलि योग शिक्षा में धारणा ध्यान जिसकी आपने बात कही है वो तीसरे नंबर पर आता है। प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और ठीक उसके बाद समाधि है। तो आहार और धारणाएं यही ध्यान को पुष्ट करती है। तो असमंजस की स्थिति को दूर करने का काम जो है वो ध्यान करता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो इस पर पतंजलि ने बहुत विस्तार से लिखा है। तो हम तो राजभाषा के अध्यापक हैं, तो राजभाषा का राजयोग से संयोग हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और राजभाषा ही राजयोग की दिशा दिखा सकती है। तो ये पहला प्रयास डॉक्टर राजकुमारी ने किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं आपको क्या धन्यवाद दूं, आप तो इतने ऊंचे पद पर हैं कि सारे प्रोफेसर से ऊपर प्रोफेसर हैं। आप तो आध्यात्मिक ईश्वरीय राजयोग विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और स्वेच्छा से हैं। हम लोगों की तरह आप जो है सेवा से बंधी नहीं है, और आत्मिक सेवा अपने आपसे ये सेवा दे रही हैं, तो आपकी सेवा तो हमारी सेवाओं से भी काफी ऊंची है। तो धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, मैं आभार जरूर प्रकट कर सकता हूँ। दूसरी बात जो है, हमारे छात्र कार्यकारिणी में आशुतोष जी दिख रहे हैं और रजनी ब्रह्म कुमारी रजनी जी, मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे जो साहित्य संगम के तो बहाना है, क्योंकि एक प्लेटफार्म होता है, हमारे विद्यार्थी जो हैं तकनीक को अपनी अभिव्यक्ति और साहित्य से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हिंदी के विद्यार्थी बैकवर्ड समझे जाते हैं टेक्निक के मामले में, उसमें भी हमारे हिंदी के विद्यार्थी बहुत आगे हैं। और आपको बताते हुए, मुझे निवेदन करते हुए अपार खुशी हो रही है कि मेरे प्रभारी काल में विद्यार्थियों ने अनुभव बढ़ी का भाग 1 का ई पत्रिका द्वारा प्रकाशन किया है, उसकी हार्ड कॉपी भी हमने दिया। और इस वर्ष भी भाग 2 प्रक्रिया चल रही है, और वो भी भाग 2 भी निकट भविष्य में हो सकता है। और आपने वो जो बैटरी के माध्यम से इनके मनस चेतना को, मानस को झकझोरने का जो प्रयास किया है, वो बहुत अनुकरणीय है। और हमारा विद्यार्थी वर्ग इसका लाभ प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं अपने छात्रों को के प्रयासों का धन्यवाद देता हूं, और विभाग के जितने भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं, क्योंकि अब संयोग से सीनियर मोस्ट ही मैं ही रह गया हूं डेट ऑफ बर्थ से, तो मैं तो अपने को अब समझ रहा हूं कि मेरी रिटायरमेंट अब जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो मुझे भी आपके ही संस्था में सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। तो मैं आपका आभार करता हूं, सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं। और मुझे स्क्रीन पर अभी डॉक्टर रुचिरा दिखाई पड़ी थी, और डॉक्टर सरिता दिख रही हैं, डॉक्टर विकास शर्मा दिख रहे हैं, डॉक्टर राजकुमारी दिख रही हैं। तो ये सहयोगी मेरा सहयोग करते रहते हैं, और मेरे बिना कहे भी तकनीक के सारी चीजों को इन्होंने अपने सर पर ले लिया। तो मेरा तो केवल नाम होता रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
तो करते तो ये कृष्ण और गोपियां, जो भी आप समझे, देवियां करती हैं, कृष्ण और देवियां काम करती हैं। मेरा तो फोकट में नाम ही नाम रहता है। तो इतना सहयोग कहाँ मुझे मिलेगा, तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ। तो अपने सहयोगियों को भी मैं क्या धन्यवाद दूं। सब मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो इसलिए आशीर्वाद तो मैं दे सकता हूँ, तो उसका मेरा दायित्व है। तो मैं धन्यवाद की जगह इनकी जो भागीदारी इतनी धैर्य के साथ और शांति के साथ, और आपका तो नारा भी है ओम शांति, तो ओम शांति का इन्होंने इतना अनुकरण किया, इससे ज्यादा आप बताइए कहाँ ऐसा अनुकरण करने को मिलेगा। और युवा वर्ग भी बड़ी शांति के साथ सुन रहा था, और मैं देख रहा था बीच बीच में, तो इनको आशीर्वाद, सहयोगियों को शुभकामना। और विद्यार्थियों, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आज ब्रह्म कुमारी रजनी जी के जितने भी कथन हैं, उनको एकाएक तो आप नहीं उतार सकते, पर उसको क्रमशः उतारने की दिशा में पहला कदम आप उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और समय मिलेगा तो फिर आपको इसी प्रकार कष्ट देंगे। समय और अनुकूल होने दीजिए। तो अभी तो हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं, तो मेरी हार्दिक भी इच्छा है कि हम ऑफलाइन भी आपको साक्षात देखें और आपके कथनों का श्रवण करें, तो विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित होगा। इसी आशा के साथ मैं आपका आभार करता हूं, और आपके माध्यम से मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं। सब यशस्वी हों, सब दीर्घायु हों, और जिस तरह मेरे सहयोगी मेरा का साथ देते रहे, इसी प्रकार मेरा साथ देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहती हूँ, जो आपने कहा कार्यक्रम के लिए, तो हम यहाँ 21 सेक्टर रोहिणी में हैं। तो सेक्टर 22 में शायद आप सभी को मालूम होगा कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पर हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी 15th को भी है, वहाँ पर रेगुलर चलते हैं। हमने ऑफलाइन भी किया, कोरोना काल से पहले वहाँ कई हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स हुए। सिस्टर शिवानी का शायद आप सबने नाम सुना होगा, वो भी वहाँ पर आई थी। और डॉक्टर मोहित गुप्ता जो पंत में कार्डियोलॉजिस्ट है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी आए थे। और डॉक्टर स्वामीनाथन वो ऑनलाइन जुड़े थे। तो हम पिछले लगभग 6-7 सालों से महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो जो भी 15th को होने वाला है, वो स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आप एक ओर में आपका स्टडी सेंटर है, तो मेरे घर के बगल है, और मैं लगातार उसमें संपर्क में रहता हूँ। और मैं मादीपुर विश्व स्कूल में था, सर्वोदय बाल विद्यालय में, तो मैंने कम से कम 4 कार्यक्रम अपने सेवा काल के दौरान कराए थे। तो वहाँ के उस समय के लोग मुझे जानते हैं। और मेरे जहाँ पार्क में अभी मैं था, और ईश्वरीय राजयोग ब्रह्म कुमारी जी का व्याख्यान मैं रोज लगभग अटेंड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने मोहल्ले में आप लोगों का श्रवण करता हूँ, और अनुकरण करने का प्रयास भी करता हूँ।